Today I am going to discuss about the biotic component. Yesterday I discussed uh, abiotic component. Now today I am going to discuss about the biotic component. What is biotic component? Biotic component क्या है? Biotic component are the living component, include living organism such as plants, animals and microbes. ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? Biotic components में. Getting what is biotic components are the living components. Getting means organic components. ठीक है, plants, animals and microbes. गेटिंग जो हमारे पास एबॉटिक था वो क्या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स था. गेटिंग या नॉन लिविंग, और ये हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैक्रोब्स आते हैं. अब यहाँ पे ये फर्दर डिवाइडेड है जो बायोटिक लिविंग कौन कौन सा है. जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर को क्या कहा जाता है? ठीक, ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स सेल्फ नरिशिंग है ना, जो खुद अपना खाना तैयार करता है. गेटिंग प्राइमरी प्रोड्यूसर मीन्स ऑटोट्रॉप्स या सेल्फ नरिशिंग भी बोलते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स या सेल्फ नरिशिंग. गेटिंग प्राइमरी प्रोड्यूसर और बेसिकली ग्रीन प्लांट्स. जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या है हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर है. प्राइमरी प्रोड्यूसर और बेसिकली ग्रीन प्लांट्स, जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो क्या है? ग्रीन प्लांट्स है. एंड सर्टन बैक्टीरिया एंड अलगा है, और कुछ बैक्टीरिया भी और अलगा भी है, याद रखना. प्राइमरी प्रोड्यूसर और बेसिकली ग्रीन प्लांट, जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर वो क्या ग्रीन प्लांट्स है, सच एज ग्रीन मतलब कि बैक्टीरिया एंड अलगा. गेटिंग ये आपने याद रखना. जैसे साइनोबैक्टीरिया आ गया, पर्पल बैक्टीरिया आ गया है ना. गेटिंग ये चीज़ें आ गई. तो हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर आर द ग्रीन प्लांट्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. और आपके पास कुछ सम साइनोबैक्टीरिया एंड अलगा है ना. मतलब कि आपके पास बैक्टीरिया और अलगा भी क्या करते हैं? वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं है ना. वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. गेटिंग खाना तैयार करते हैं. दिस सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से. कहाँ से लेकर आते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से. दे सिंथेसाइज मीन्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट. दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. कहाँ से लेकर आते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एंड वाटर. तो दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसके प्रेजेंस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. गेटिंग तो दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं किससे? कहाँ से? फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसके प्रेजेंस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, फॉर देमसेल्व्स सप्लाई इनडायरेक्टली टू अदर नॉन प्रोड्यूसर. और किसको ये खाना बना के देते हैं? नॉन प्रोड्यूसर, जैसे ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स आ गए. गेटिंग इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? प्रोड्यूसर आर बेसिकली हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? गेटिंग जो प्रोड्यूसर होता है बेसिकली क्या होता है? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. गेटिंग इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होता है? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स होती है. याद रखना, हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स ये प्रोड्यूसर होते हैं कहाँ के? मतलब कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर आर बेसिकली हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स. हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर होते हैं किसमें? टेरेस्ट्रियल. इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर आर बेसिकली हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाइल इन इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? प्रोड्यूसर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक अलगा. एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या हो गया? प्रोड्यूसर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक अलगा. अगर हम किसकी बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर है वो वेरियस स्पीसीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक अलगी होते हैं, अलगा होता है. ग्री तो इकोसिस्टम में मैक्रोस्कोपिक अलगी होते हैं प्रोड्यूसर, और टेरेस्ट्रियल में क्या होता है? आपके हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स. गेटिंग आई होप एवरीबody clear. Any person need, please ask me in the comments. Please यार everybody subscribe my channel, like share and comment also. Getting any person any queries regarding of lectures, anything, please ask me in the comment section. I will resolve as soon as possible. Getting देखो आप लोग इतने देख रहे हैं, इतने 400-500 बच्चे देख रहे हैं, फिर भी सब्सक्राइब 1 या 2 बच्चा बड़ा मुश्किल से कर रहे हैं. गेटिंग देखो मुझे बूस्ट मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं हर एक चीज़ कंपोनेंट लेकर आऊँ और हर एक चीज़ यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे जा रहे हो. गेटिंग देखो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता. मैं बार बार आपको क्या मांग रहा हूँ आपसे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे बूस्ट मिलते कि नहीं आप लोगों को जो भी मैं लेकर आ रहा हूँ कंटेंट वो अच्छा लग रहा है और समझ आ रही है और आपके एमसीक्यूज़ निकल रहे हैं. गेटिंग टॉपिक पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज़ लगाए, देख लेना कैसे एमसीक्यूज़ नहीं निकलेंगे. गेटिंग शॉर्टकट पढ़ोगे ना तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी. गेटिंग जो सिलेबस है दिया है उसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है कि ताकि उसमें से जो भी आए अब वो भी एक भी गलत नहीं होना चाहिए. ठीक, शॉर्टकट में 2 लाइनें लिखा के आऊँगा. ठीक है, बाद में पता चले कि यार ऑब्जेक्टिव आए नहीं एग्जामिनेशन में.
ठीक है, और आपको लगे कि भाई ये कहाँ से पूछ लिया ये, तो क्या फ़ायदा फिर उस पढ़ने का। अब ऐसे पढ़ो कि ताकि एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ो और उससे 4-5 एग्ज़ाम निकले, कि नहीं, मतलब इतना अच्छी तरह पढ़ लो कि दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और एक ही बार पढ़ लो, एक टॉपिक के नोट्स बना लो अच्छी तरह, गरी, और उसकी वजह से बार बार आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, और इसी टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए और फिर एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस कीजिए, गरी। तो ये होता है एग्ज़ाम निकालने का एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, गरी। तो आप क्या करते हो कि यार किसी ने 5-10 मिनट का लेक्चर डाल दिया होगा, उसके 4 ऊपर ऊपर से लाइनें लिखा दी, आपने नोट्स बना दिए, बाद में एग्जामिनेशन में जैसे पहुँचे पता चला कि भाई आया नहीं कुछ, गेटिंग। तो क्या फ़ायदा उस पढ़ने का। अब ऐसे पढ़ो कि अच्छी तरह टॉपिक को तैयार करो, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन स्टैटिक पोर्शन को तैयार करो, उसके बाद उसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज लगाओ और देख लेना कैसे वो टॉपिक में एक तो क्लियरेंस हो जाएगी और आराम से, गेटिंग। तो कंज्यूमर हार्वेस्ट। और अब हमारे पास दूसरा क्या है, कंज्यूमर या हीटेरोट्रॉप्स, गेटिंग। कौन कौन से हैं, कंज्यूमर या हीटोट्रॉप्स और फैगोट्रॉपिक्स या अदर नरिशिंग, गेटिंग। तो कंज्यूमर को क्या कहा जाता है, हीटोट्रॉप्स मीन डिफरेंट, या फैगोट्रॉप्स या अदर नरिशिंग, है ना। हम क्या करते हैं, हम क्या है, कंज्यूमर है ना, ह्यूमन बींग्स क्या कंज्यूमर, हम क्या करते हैं, किसी पे ऊपर डिपेंड रहते हैं, गेटिंग। मीन्स फैगोट्रॉप्स और अदर नरिशिंग। देखो जो हमारे पास कौन सा था, प्रोड्यूसर था, ठीक है, जो हमारे पास अभी प्राइमरी प्रोड्यूसर था वो क्या था, ऑटोट्रॉप्स था, गेटिंग। ऑटोट्रॉप्स या सेल्फ नरिशिंग या, गेटिंग। और जो हम डिपेंडेंट मतलब कि इसमें क्या था, ये इंडिपेंडेंट था, गेटिंग, ये खुद से खुद तैयार करता था, किसी पे डिपेंड नहीं करता, गेटिंग, प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन कंज्यूमर क्या है, वो मतलब डिपेंडेंट होता है, गेटिंग, ये डिपेंड करता है, ठीक है, हीटर में डिफरेंट क्रॉस में नरिशमेंट, गेटिंग। तो ये क्या करता है, हम लोग जो है हीटोट्रॉप्स, हम कंज्यूमर, हम क्या करते हैं, प्लांट्स या एनिमल के ऊपर डिपेंड है, या ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम अपना खाना खुद प्रेपेयर नहीं करते हैं, इसीलिए इसका कंज्यूमर का हीटोट्रॉप्स या फैगोट्रॉप्स कहा जाता है, और अदर नरिशिंग। कंज्यूमर आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, या दिस कंज्यूमर आर इनकेपेबल ऑफ प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपने खाना खुद से तैयार नहीं कर सकते, गेटिंग। कंज्यूमर आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिक फूड ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स आर बोथ, कहाँ से, या तो प्लांट्स से खाते या तो एनिमल्स या बोथ, प्लांट्स या एनिमल्स या बोथ। तो ये ड्राइव देयर, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड, है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स आर बोथ, गेटिंग। तो हीटरोट्रॉप्स कंज्यूमर या हीटरोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स अदर नरिशिंग। कंज्यूमर आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स आर बोथ, गेटिंग। अब हमारे पास क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज़ मैक्रो कंज्यूमर एंड सेकंड वन इज़ माइक्रो, है ना, मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है। मतलब थोड़ा बड़ा वाला कंज्यूमर, लार्ज कंज्यूमर, ये स्मॉल, ठीक है, बहुत ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, ठीक। तो मैक्रो कंज्यूमर और मैक्रो कंज्यूमर, जिसको कहा जाता है, मैक्रो कंज्यूमर को सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, डिकम्पोजर और, ठीक है, ऑस्मोट्रॉप्स, याद रखना। जो मैक्रो कंज्यूमर है उसको क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर और ऑस्मोट्रॉप्स, याद रखना, ऑस्मोट्रॉप्स भी कहा जाता है। मैक्रो कंज्यूमर को सेप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स और ऑस्मोट्रॉप्स भी कहा जाता है, गेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फीड्स ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, या तो प्लांट्स या एनिमल या दोनों के ऊपर, कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज, इनको हम क्या करेंगे, हम फूड सोर्सेज के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, गेटिंग। तो प्लांट फूड्स ऑन, अब ये फीड्स ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स को खाएंगे, या दोनों को, कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज। देखो हर्बीवर्स पता है कि खाली क्या खाता है, प्लांट्स, गेटिंग। हर्बीवर्स और प्राइमरी कंज्यूमर, जो हर्बीवर्स है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, फीड्स मेनली ऑन प्लांट्स, ये ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स से। तो हर्बीवर्स और प्राइमरी कंज्यूमर, याद रखना, जो भी हर्बीवर्स है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, गेटिंग। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के, क्या खाते हैं प्लांट्स, काऊ, जैसे आपके पास आ गया रैबिट, गोट, गेटिंग, काऊ और रैबिट, ये है हमारे पास हर्बीवर्स और प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को, गेटिंग। सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी जो कंज्यूमर है वो किसके ऊपर फीड करता है, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे वुल्फ्स आ गया, गेटिंग। सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉरिंग ओल्स, ठीक है, आपके पास ओल्स आ गया, गेटिंग। कार्निवर्स क्या करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा, फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है, उनको कंज्यूम करते हैं, वही टर्शियरी कंज्यूमर है, जैसे लाइन्स विच कैन ईट वूल्स, जो इस भेड़िए को खा लेता है, गेटिंग।
उसके बाद है ऑमनीवर्स, जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है, जैसे मंकी और मैन है। गेटिंग? मंकी और मैन क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन, एनी डाउट, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये क्या करता है, मैक्रो कंज्यूमर मीन्स ये किस मतलब कि हम किसके बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे, ऑन द बेस ऑफ फूड सोर्सेज। वो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, या दोनों। अगर जो इंसान खाली प्लांट्स ही खाता है उसको कहा जाता है हर्बीवर्स, मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे आपके पास काऊ और रैबिट है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो है, जैसे जो किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हमारे पास वोल्स आगे भेड़िया। कार्निवर्स क्या होता है, फिर ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको कहा जाता है टर्शियरी कंज्यूमर, जैसे लाइन जो ऊँट को खाता है, ओनिवर्स जो दोनों को खाता है। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज आपके पास आ जाता है दे आर, अब हमारे पास आ गया मैक्रो कंज्यूमर या सेप्टोट्रॉप्स या डिकम्पोजर्स या ऑस्मोट्रॉप्स। गेटिंग? दे आर बैक्टीरिया एंड फंजे। ये ज़्यादातर कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंजे होते हैं, याद रखना, दे आर बैक्टीरिया एंड फंजे। विच ऑप्टेन न्यूट्रंस एंड एनर्जी बाय डिकम्पोजिट एट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, अपना जो भी न्यूट्रंस ऑप्टेन करते हैं और एनर्जी, न्यूट्रंस और एनर्जी क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं। याद रखना, जो भी बैक्टीरिया और फंजे होते हैं वो अपनी न्यूट्रंस और एनर्जी, न्यूट्रंस और एनर्जी क्या करती है, वो ऑप्टेन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के बाद इनको मिलता है, जिसको कहा जाता है डेट्यूरेटस। ठीक? तो विच ऑप्टेन न्यूट्रंस एनर्जी, इनको न्यूट्रंस और एनर्जी कहाँ से मिलती है, बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। गेटिंग? तो जब हम डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उनको एनर्जी और न्यूट्रंस मिलता है। तो विच ऑप्टेन न्यूट्रंस एंड एनर्जी बाय डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे डिट्यूरेटस और प्लांट्स एंड एनिमल्स ओरिजिन, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स के ओरिजिन से। The products of decomposition, such as inorganic nutrients released in the ecosystem, are reused by the producer and thus recycled. इसको फिर प्रोड्यूस क्या करता है, रीयूज़ करता है। ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजर, जो भी मतलब कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोजिशन इनको मिलता है। ठीक है? सच एज इनऑर्गेनिक, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है ना, ये कहाँ पे चला जाता है, रिलीज होता है इकोसिस्टम में, फिर इसको दोबारा से प्रोड्यूस क्या करता है, रीयूज़ करता है और फिर दोबारा से रिसाइकिल करता है। ठीक है? अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे अर्थवॉर्म है एंड सर्टन सॉइल ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थ है, अर्थवॉर्म है, या सॉइल ऑर्गेनिज्म है ना, अर्थवॉर्म है या सॉइल ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके पास नीमाटोड्स हैं एंड आर्थ्रोपोड्स हैं। गिरी? ये सारा एग्जांपल है। गिरी? अब यहाँ पे क्या होता है, और डिट्यूरेटस फीडर, ये क्या है, डिट्यूरेटस फीडर, अर्थवॉर्म है, आर्थ्रोपोड्स है या नीमाटोड्स है, ये क्या है, डिट्यूरेटस फीडर्स है। हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आर कॉल्ड डिट्यूरेटस, और ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है डिट्यूरेटस। ठीक है? डिट्यूरोवरस। ठीक है? क्या कहा जाता है, डिट्यूरोवरस। ग्री? तो कौन कौन से आ गया, जैसे अर्थवॉर्म है, आपके पास है कुछ नीमाटोड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, ये क्या है हमारे पास, डिट्यूरोवरस फीडर्स है, और ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन में करने में, डिकम्पोज करने में, और इसी को कहा जाता है डिट्यूरोवरस। ठीक? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड अदर इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के हम क्लासिफाई करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या आता है, आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या आ गया, जैसे फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड आ गया, डेजर्ट आ गया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। क्लासिफाइड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और सलाइन वाटर, दिस आर द एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या, इकोसिस्टम केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इकोसिस्टम क्या होता है, वो केपेबल होता है क्या करने के लिए, अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। दे कैन रेगुलेट देयर ओन स्पीशीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस, जो क्या करते हैं, अपनी जो भी स्पीशीज होता है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है। दिस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज कॉल्ड हेमोस्टेसिस। ठीक है? इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हेमोस्टेसिस। सिंपल लैंग्वेज में सीखें तो क्या बोले, हीमोस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हीमोस्टेसिस एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है। सच एज बॉडी टेम्परेचर आ गया, वाटर बैलेंस, पीएच, है ना, डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक? तो आई होप एवरीबॉडी के जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, स्टेबल रखता है, उसी को कहा जाता है हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस। ठीक? आई होप एवरीबॉडी क्लियर।
अब हमारे पास है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम इंक्लूड, है ना। गुड्स एंड जो भी सर्विसेज हैं जो कौन प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम, उसमें क्या क्या। देखो हमें इकोसिस्टम से क्या मिलता है, या आसान भाषा में हम फूड, फ्यूल एंड फाइबर्स, प्रोविजन ऑफ शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल आ गया, है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर मिलता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन वेस्ट, है ना, मतलब कि जो भी जहरीले चीज़ होता है वो खत्म हो जाता है और डिकम्पोज होता है वेस्ट। स्टेबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, है ना, मतलब कि जो भी अर्थ क्लाइमेट है उसको स्टेबलाइज कर देता है और मॉडरेशन में मदद करता है। मॉडरेशन ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड फॉरेस्ट ऑफ विंड, है ना, ये पता है आप लोगों को। जनरेशन ऑफ एंड रिन्यूएबल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को जनरेट करता है ना। इसमें कुछ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें साइक्लिंग होती है, ठीक। उसके बाद कल्चर एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स आ गया। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स इंक्लूड मैनी क्रॉप्स, है ना, पॉलिनेशन ट्रांसफर जो भी होता है ना, स्टिग्मा टू स्टाइल में, गेटिंग। एंथर कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, और पेस्ट और डिजीज को भी कंट्रोल करता है ना। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, गेटिंग, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी है, गेटिंग, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, गेटिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, गेटिंग, कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चाहे तो आप एक गो थ्रू एक बार इसको पढ़ सकते हो, गेटिंग। इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान है, गेटिंग। ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इकोटोन। इट इज़ द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। याद रखना इकोटोन से क्या है, व्हाट इज इकोटोन, व्हाट इज इकोटोन। इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, मतलब कि जो भी इन दो या दो से ज़्यादा जो भी इकोसिस्टम चेंज आता है, जो इनके बीच में जो जंक्शन हो तो उसको कहा जाता है इकोटोन। इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। इकोटोन क्या है, एक जोन ऑफ जंक्शन है दो या दो से ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम के। फॉर एग्जाम्पल द मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, ये किसके बीच में लाई करता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। इकोटोन्स रिप्रेजेंट इकोटोन्स बिटवीन मैरीन एंड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। याद रखना मैरीन मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है ये रिप्रेजेंट एंड इकोटोन, ये क्या करता है, एक इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन मैरीन एंड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोटोन, इट इज़ अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, गेटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये इज ए रिप्रेजेंट एंड इकोटोन्स, ये रिप्रेजेंट करता है इन इकोटोन्स बिटवीन किसके बीच में, फॉरेस्ट एंड रिप्रेजेंट एन इकोटोन, ये क्या करता है, एक इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो रिप्रेजेंट्स एन इकोटोन्स, ये क्या करता है, इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन, मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट इकोटोन्स बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अदर एग्जाम्पल्स आर ग्रास लैंड, एचुरी एंड रिवर बैंक। अदर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्रास लैंड है, एचुरी है और रिवर बैंक, गेटिंग। ये भी इकोटोन है, ग्रास लैंड, ग्रास लैंड, एचुरी और रिवर बैंक। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, अब इसकी करेक्ट ये मतलब कि जो इकोटोन है ये नैरो भी हो सकता है, तो इसलिए मैनग्रोव फॉरेस्ट किसके बीच में ये रिप्रेजेंट करता है इकोटोन्स, ठीक है, बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, गेटिंग। ग्रास लैंड आ गया आपके पास, इस्चुरी एंड रिवर बैंक्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, इट मे बी वेरी नैरो एंड क्वाइट वाइड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट मे बी वेरी नैरो, बहुत ही तंग हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। इट हैज़ ए कंडीशन इंटरमीडिएट, इट हैज़ ए कंडीशन इंटरमीडिएट, इसमें कुछ इंटरमीडिएट कंडीशन होती है टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, हैंस इट इज़ द जोन ऑफ टेंशन। इसी को कहा जाता है, ये जोन ऑफ टेंशन है, क्या है ये, इट इज़ ए जोन ऑफ टेंशन, गेटिंग। तो इट हैज़ ए कंडीशंस इंटरमीडिएट, इसमें बीच में कोई इंटरमीडिएट कंडीशन होती है टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, गेटिंग। तो इसमें बीच में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, और इसी को कहा जाता है जोन ऑफ टेंशन, गेटिंग। तो इंटरमीडिएट जोन होता है इकोसिस्टम में, टू एडजेसेंट इकोसिस्टम में इंटरमीडिएट जोन टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम को कहा जाता है जोन ऑफ टेंशन। इट इज़ अ लीनियर एज इट शोज़ प्रोग्रेसिव, ये लीनियर होता है बिल्कुल, और ये क्या शो करता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ वन इन कमिंग कम्युनिटी। जो भी आने वाली कम्युनिटी होती है, जो भी आने आती है कम्युनिटी या आने वाली कम्युनिटी होती है, वो क्या करती है, प्रोग्रेस शो करती है इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन। तो हमारे पास क्या है, इट इज़ ए लीनियर एज इट शोज़ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज, ये लीनियर है और ये क्या शो करता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी, गेटिंग। तो ये क्या करता है, जैसे ही इनकमिंग कम्युनिटी अंदर आती है तो ये क्या करता है,
प्रोग्रेसिव शो करती है स्पीशीज़ की, ठीक है। तो ये लीनियर होता है, याद रखना, इट इज़ लीनियर एज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज़ कंपोजिशन। और ये क्या शो करता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज़ कंपोजिशन, कब, जब वो आती है अंदर के लिए, गेटिंग। सो एंड सिमिलटेनियसली क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है जब वो जाती है, गेटिंग। एंड साइमल्टेनियस डिक्रीज इन स्पीशीज ऑफ अदर आउट गोइंग एडजेसेंट कम्युनिटीज। और जब ये जाती है तो डिक्रीज हो जाता है, गेटिंग, याद रखना। समटाइम द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन। मतलब सम टाइम क्या होता है, जो भी डायनेस्टी स्पीशीज और पॉपुलेशन की क्या होती है इस जोन में बहुत ज़्यादा होती है, इसी को कहा जाता है एज इफेक्ट, गेटिंग। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन, बहुत सारे टाइम क्या होता है, सम टाइम द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डायनेस्टी, याद रखना, कुछ टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज, मतलब कि कुछ ऐसे स्पीशीज़ की वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पीशीज़ मच ग्रेटर इन दिस जोन, इस जोन में क्या होती है, उनकी जो भी पॉपुलेशन और डायनेस्टी जो स्पीशीज़ की होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है जोन में, देन अदर कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी से, ठीक है, देन अदर कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट, गेटिंग। तो क्या होता है एज इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। फिर बताना चाहूँगा एक बार, व्हाट इज इकोटोन। इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। एक बार, फॉर एग्जांपल द मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है, रिप्रेजेंट, ये क्या दिखाता है, जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन, रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, गेटिंग। अदर एग्जांपल आर ग्रासलैंड, एचुरी एंड रिवर बैंक्स, गेटिंग। तो ये भी हमारे पास इकोटोन्स है, एक किस्म के, ग्रासलैंड, आपके पास एचुरी और रिवर बैंक। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये वाइड भी हो सकता है, इट मे बी वाइड, ये और क्वाइट वाइड, इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड, इट हैज़ ए कंडीशन इंटरमीडिएट, ये एक कंडीशन इंटरमीडिएट है किसके बीच में, टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, और इसी को कहा जाता है जोन ऑफ टेंशन। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट, इट हैज़ द कंडीशन इंटरमीडिएट, इसमें जो कंडीशन वो इंटरमीडिएट है टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, हैंस इट इज़ द जोन ऑफ टेंशन। इट इज़ ए लीनियर, ये लीनियर है और शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज, और इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज होते हैं, कंपोजिशन ऑफ वन इन कमिंग कम्युनिटी, है ना। जैसे अंदर के लिए कम्युनिटी आती है तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होते हैं स्पीशीज की कंपोजिशन में, और जैसे ही डिक्रीज कब हो जाता है, द ऑफ अदर आउट गोइंग एडजेसेंट कम्युनिटीज। समटाइम द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डायनेस्टी, कुछ टाइम क्या होता है, जो स्पीशीज और जो पॉपुलेशन डायनेस्टी होती है ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज, मतलब कि बहुत सारी स्पीशीज वो मच ग्रेटर होती है इन दिस जोन। तो समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन अदर कम्युनिटी, मतलब दूसरी कम्युनिटी से, इसी को कहा जाता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है, कुछ टाइम जो होता है, जो पॉपुलेशन और डायनेस्टी होता है स्पीशीज़ की इस जोन में बहुत ज़्यादा होती है दूसरी अदर कम्युनिटी से, इसी को कहा जाता है एज इफेक्ट। तो सम टाइम द नंबर ऑफ species and population density of some of the species is much greater in this zone than other community, this is called edge effect, getting, I hope everybody। अब एज स्पीसीज क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच ऑकर प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंट इन दिस जोन, और इस जोन में अगर कोई भी स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती है उसको कहा जाता है एज स्पीसीज, क्या कहा जाता है, एज स्पीसीज। द ऑर्गेनिज्म विच ऑकर प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंटली, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत ज़्यादा और बहुत मतलब कि प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंटली पाई जाती है अगर इस जोन में, इसको कहा जाता है एज स्पीशीज। द ऑर्गेनिज्म विच ऑकर प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंटली इन दिस जोन, ऐसे स्पीशीज जो बहुत ज़्यादा तादाद में जोन में पाई जाती है उसको कहा जाता है एज स्पीशीज। द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, जो भी इज इफेक्ट है वो ज़्यादातर किसके लिए, बर्ड्स के लिए, बर्ड्स की जो तादाद है बहुत ज़्यादा होती है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या जो एज इफेक्ट है वो ज़्यादा एप्लीकेबल किसके लिए, बर्ड्स के लिए, क्योंकि इसकी नंबर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल द डायनेस्टी ऑफ बर्ड इज़ ग्रेटर इन द मिक्सड हैबिटेट, जैसे जो डायनेस्टी ऑफ बर्ड्स है उसकी जो डायनेस्टी है ना, डायनेस्टी ऑफ बर्ड इज़ ग्रेटर इन द मिक्स हैबिटेट, जो डायनेस्टी ऑफ बर्ड्स की मिक्स हैबिटेट में बहुत ज़्यादा है ऑफ द इकोसिस्टम बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, चाहे फॉरेस्ट हो या डेजर्ट, गेटिंग। उसके बाद निश, निश, अब निश क्या है, निश, निशी इज़ फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो जो हमारे पास निशी क्या है, इज़ द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेन इन एन इकोसिस्टम, ये एक फंक्शनल रोल है किसका, ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में, ठीक है। ये निश इज़ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग हाउ इट लिव्स फीड्स एंड इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेन। देखो जो निश है इज़ ए यूनिक फंक्शनल रोल, ये क्या है, एक सबसे यूनिक फंक्शनल रोल है या
प्लेस ऑफ स्पीशीज या एक स्पीशीज़ के प्लेस है एक इकोसिस्टम में, जिसमें वो कैसे रहते हैं या कैसे खाते हैं, मतलब किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। गेट। तो दिस इज द निश। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है हर एक बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, केमिकल फैक्टर हो दैट स्पीशीज नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस, कि ताकि एक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हेल्दी स्टे कर सके, रह सके और रिप्रोड्यूस कर सके। ए निश इज़ ए यूनिक फॉर स्पीशीज, जो निश है ये यूनिक है स्पीशीज़ के लिए, विच मीन्स, ठीक है, ये निश इज़ ए यूनिक फॉर स्पीशीज विच मीन्स नो टू स्पीशीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निशेस। इसका मतलब कि दो स्पीशीज़ का एक जैसे निश नहीं हो सकता है। गेटिंग। तो निश इज़ ए यूनिक फॉर स्पीशीज़, हर एक स्पीशीज़ का यूनिक निश होता है, फंक्शन यूनिट होता है, विच मीन्स नो टू स्पीशीज़ हैव एग्जैक्ट इन आइडेंटिकल निशेस, विच मीन्स नो स्पीशीज़ हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निशेस। गेटिंग। निशेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, निश क्या करता है? वो इंपॉर्टेंट रोल करता है ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने में। गेटिंग। ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन ही रिप्रोड्यूस, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को बचाने में। गेटिंग। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बताना चाहूँगा, तो व्हाट इज निश? फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। निश इज ए यूनिक फंक्शनल रोल एंड आर ए प्लेस ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग हाउ इट लिव्स, ठीक है, फीड्स एंड इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट ए स्पीशीज नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। निश इज a unique for a species, which means no two species have exact identical niches. Niches plays an important role in the conservation of organism. Getting अब टाइप्स ऑफ निश क्या है? आपके पास हैबिटेट निश, अब वो कैसे रहता है? वेर इट लिव्स, कहाँ पे रहता है? गेटिंग। फूड निश, ठीक है, व्हाट इट हीट्स और डिकम्पोजेस, है ना, मतलब कि वो क्या खाता है और कैसे डिकम्पोज होता है, वेस्ट मटेरियल या जो भी, ठीक है, या वो व्हाट स्पीशीज कम्पीट्स। ठीक। उसके बाद रिप्रोडक्टिव निशेस, अब कैसे, कहाँ और कैसे रिप्रोड्यूस करता है ना, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, कहाँ, कैसे और कब वो रिप्रोड्यूस करता है। फिजिकल एंड केमिकल निश, टेम्परेचर, लैंड, शेप्स, है ना, ह्यूमिडिटी, ये सारा क्या है? फिजिक्स। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो जो भी फंक्शन यूनिट है वो चीज़ें, वो क्या है हमारे पास? निश। गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो, आपने हर एक जो भी कंपोनेंट सिलेबस में दिया है उसको अच्छी तरह तैयार करना है, ताकि देखो एसेशन और रीजन के फॉर्म में भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज पूछे जाएंगे। अब वन वर्ड जो है वो अब बहुत ही कम आएंगे, ठीक है, ज़्यादातर हमारे चांसेस है स्टेटमेंट वाइज होंगे। देखो, स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के लिए तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब देखो, आप 2 लाइन में इसमें डाल दूंगा निशी में, तो एग्जामिनर को थोड़ा है कि भाई 2 लाइनें पूछनी है। ग्रीक, तो इसलिए इसका थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई क्या है, टाइप्स ऑफ हैबिटेट कौन कौन से, ठीक है। अब वहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हैबिटेट ऑफ द निश, जब आपको हैबिटेट नहीं पता कि कितने हैबिटेट होते हैं तो वहाँ पे किस तरह से आप एलिमिनेट करोगे। ग्रीक, तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निश क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ग्रीक, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है ना, कि एक निश इज़ ए यूनिक फॉर स्पीशीज़, इसका मतलब 2 स्पीशीज़ का एक जैसे आइडेंटिकल निश नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे पूछ लेंगे वहाँ पे, तो फिर आप आराम से जवाब दे पाओगे। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट द आंसर। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे 2 लाइनें, ठीक है, ये इकोसिस्टम क्या है, एजी तांसले 1935, ये तो हर एक बच्चे को पता है, लेकिन जो अंदर का जो डीप नॉलेज है वो तो सबको नहीं होगा ना। इसीलिए सिलेक्शन उन्हीं की होगी जो आपसे हट के पढ़ेगा। गिरी, एक जैसे देखो, हर बंदा अगर यूट्यूब से चैनल से पढ़ रहे मैंने पढ़ रहा है, गिरी, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे चीज़ें जो मेंशन नहीं की हैं, तो एग्ज़ाम में मतलब कि क्या करते हैं वो, और थोड़ा डीप चला जाते हैं। गेटिंग, क्योंकि मुश्किल मतलब सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जो हट के पढ़ते हैं। गेटिंग, सबकी क्यों नहीं होती है, यही तो रीज़न है। गेटिंग, कुछ लोग चाहते हैं कि बस 15 मिनट्स की वीडियो हो और उसमें ऊपर ऊपर से 10 पॉइंट्स हो गए तो बस हो गया वो टॉपिक कंप्लीट। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है ना, हाई पीक्स पे, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। गेटिंग, इसलिए आपको ये चीज़ें, हर एक चीज़ कंपोनेंट तैयार होना चाहिए ताकि आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। गेटिंग, और आपके पास डीप नॉलेज हो। गेटिंग, हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग ना पढ़ना पड़े, इसीलिए एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, और इससे क्या होगा, जो भी ये कंपोनेंट्स, स्टडी कंपोनेंट, इसको अच्छी तरह कंप्लीट करो, कि ताकि आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक करो। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी के लिए, प्लीज़ एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है। देखो, आप लोगों के लिए मैं इतनी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, गेटिंग, ताकि आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। गेटिंग, मिलते हैं।